इस समय की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची है। एनसीबी की टीम ड्रग्स कनेक्शन के सिलसिले में रिया के घर पर पहुंची है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर बासित के रिश्तों की जानकारी सामने आने के बाद यह कार्रवाई हो रही है। माना जा रहा है कि एनसीबी की टीम सबूतों की तलाश में रिया के घर पर पहुंची है। रिया और शोविक के बीच भी ड्रग्स की एक चैट सामने आई और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे सहयोगी आनंद आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और लगभग 1 घंटा हो चुका है जब एनसीबी की टीम रिया के घर पर पहुंची है। साथ में मुंबई पुलिस भी है और एनसीबी की टीम में महिला अधिकारी भी शामिल है। रिया के परिवार से पूछताछ होगी। जो चैट्स सामने आई है उसके जरिए अब एनसीबी का शिकंजा रिया के परिवार पर कस चुका है और जो 2 अहम किरदार थे ड्रग्स डीलर बासित और जैद, इन्होंने शोविक का और सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था। ऐसे में अब सबूत जुटाने के लिए एनसीबी की टीम रिया के घर पर पहुंची है। आनंद हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। आनंद, आप सबसे पहले हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त अपडेट क्या है पहले ये बताइए। जी देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर हैं केपीएस मल्होत्रा, जो इस केस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इनकी अगुवाई में केस आगे बढ़ रहा है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरी अपनी टीम के साथ पहुंचे। और देखिए ये तस्वीरें, ये गाड़ी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, एक गाड़ी वो केपीएस मल्होत्रा उससे यहाँ पर आए हैं और पूरी टीम के साथ यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आप जो देख रहे हैं वहाँ से सीधे अंदर गए हैं और ये सर्च ऑपरेशन में यहाँ पर शामिल हो गए। उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बात भी की है और ये बोला है कि जो एनडीपीएस का जो लॉ है, जो कानून है, उसके मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। सैमुअल मिरांडा का भी ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर जैद और वाशिद की जो चैट है वो सामने आई है। इसके अलावा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो इब्राहिम है वो भी शिकंजे में है और इन तमाम लोगों से जो जो एविडेंस मिले हैं, सीडीआर मिली है, उसके आधार पर ही एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मौजूद है। बाहर मुंबई पुलिस यहाँ पे मौजूद है शांताकुज में। ये वो अपार्टमेंट है जहाँ पर रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो केपीएस मल्होत्रा के अगुवाई में जो टीम है वो यहाँ पर कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो मुंबई टीम है, दिल्ली टीम है, ये जॉइंट एक टीम है जो यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन कर रही है। और जिस तरह से सीधे तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वासिद सबसे अहम किरदार है। वासिद इस घर में लगातार आता था, 2 साल से वासिद का इस परिवार के अंदर आना जाना था। एक बांद्रा में बिल्कुल आनंद, मैं आपको रोकूंगी। आपने बताया कि केपीएस मल्होत्रा की टीम इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में ये पहले सुन लेते हैं। सर, आप लोगों को प्लान रिपोर्ट मिला था? सर क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर, सैमुअल के घर पर भी चल रहा है सर। रिया हाउस एंड फैमिली। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन क्या कुछ इनपुट मिला है? सर ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? आनंद, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, केपीएस मल्होत्रा ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया लेकिन अहम जानकारी ये दी कि सैमुअल मिरांडा के घर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यानी कि पैरेलल एक तरफ रिया के घर पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा पर भी शिकंजा कस चुका है। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सैमुअल मिरांडा का नाम भी चैट में सामने आया था और ये बात खुद कबूल की है जैद ने कि 3 बार शोभिक के कहने पे सैमुअल मिरांडा ने फ़ोन किया था जैद को और मुंबई में एक पॉइंट पर वहां पर सैमुअल मिरांडा और जैद की मुलाकात हुई थी। उसकी बाकायदा सीडीआर है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। 10,000 रुपये में कंसाइनमेंट जो है वो जैद ने आगे पहुंचाया था। उसके बाद जैद के घर रेड हुई बांद्रा में और वहाँ से करीबन 9 लाख रुपये और विदेशी करेंसी बरामद हुई है। वहीं अगर वासिद की बात की जाए तो वासिद जो है वो ब्लू फ्लेम अपार्टमेंट में रहता है जहाँ सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा था। हमने उनके पिता से बात की तो उन्होंने बोला था कि यहाँ एजेंसी ने मेरे बेटे को उठाया है और उनका बेटा जो है वो छात्र है। वहाँ पर वासिद ने पूछताछ में अहम खुलासा किया है, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि वासिद यहाँ पर लगातार उसका वासिद का आना जाना था और शोभिक बांद्रा में जिस फुटबॉल क्लब में खेलने जाता था वहाँ पर वासिद की मुलाकात जो है वो शोभिक से हुई। वहीं पे जो फैजान इब्राहिम है ये वहाँ पर आता था और उसके बाद जब इन लोगों ने देखा जो कॉलेज के 20-22 साल के लड़के थे कि एक बड़े परिवार का लड़का जिसकी बहन एक एक्टर है वो अगर ड्रग्स डीलिंग में आना चाह रहा है या वो हमसे कंसाइनमेंट मांग रहा है तो धीरे धीरे ये लोग बॉलीवुड में घुसपैठ करने की कोशिश करने लगे। जो 20-22 साल के छात्र थे और उसके बाद ड्रग्स की छोटी छोटी कंसाइनमेंट जो है ये आगे पहुँचाने लगे।
नारकोटिक्स कंट्रोल बिल्कुल। ब्यूरो तो को ये भी आनंद, शक है एक कि बहुत क्या बड़ा मामला है। कनेक्शन है जिसके तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से जो रिश्तों का जिक्र हुआ है, अब जैद ने जो खुलासे किए हैं, जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, यानी कि एनसीबी को बड़े लीड्स मिले, उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है। ये देखिए बिल्कुल बड़े लीड मिले हैं। और देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, ये देखिए ये रिफ्लेक्शन बार एंड किचन है और इसमें कैजान इब्राहिम बकायदा पीआर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करता है। ये भी शिकंजे में है। इसके सीधे संबंध वासिद और जैद से बताए जा रहे हैं। यानी कि आप देखिए पीआर एग्जीक्यूटिव का काम करने वाला ड्रग डीलिंग से जुड़ा, और धीरे धीरे इन लोगों ने बॉलीवुड में अपनी पैठ बनाना शुरू करने के लिए जो ड्रग डीलिंग है उसको, उसके नेक्सस को आगे बढ़ाना शुरू करा। यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में आते से ही सबसे पहले जो ड्रग डीलर थे उन पे छापेमारी करना शुरू करी। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पहला मिशन ये था कि शौविक या रिया चक्रवर्ती जो पूरा ड्रग्स नेक्सस सामने आ रहा है सुशांत सिंह मौत मामले में, उसमें आखिर वो कौन ड्रग पेडलर है, कौन ड्रग डीलर है जो बॉलीवुड में या सेलिब्रिटीज को ड्रग प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सफलता मिली जैद की गिरफ्तारी से। जैद के बाद जो है वासिद का नाम सामने आया और इसके पहले दो और लड़के थे, हालांकि वो जमानत पे, करण और अब्बास, उनसे भी एक अहम लीड मिली जिससे कि वासिद तक जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसकी टीम पहुंची थी। और यहाँ पर हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर कि केपीएस मल्होत्रा जो हैं डिप्टी डायरेक्टर, वो इस अपार्टमेंट के अंदर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती के घर के अंदर मौजूद है। लगातार जो सर्च ऑपरेशन वो किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से जैद रिमांड पर है, जैद ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां बताई होंगी जिसके आधार पर ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर बिल्कुल चल रहा है। मुंबई आनंद, पुलिस को लगभग इसकी 1 घंटा हो चुका है जब एनसीबी की टीम रिया के घर के अंदर मौजूद है। अंदर खाने से क्या खबरें मिल रही है? क्या रिया का परिवार एनसीबी की टीम को सहयोग कर रहा है? जी देखिए, जिस तरह से चक्रवर्ती परिवार का व्यवहार सीबीआई के सामने रहा है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कॉर्पोरेट क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो परिवार करता है, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ से टीम निकलेगी तो क्या कुछ लेकर यहाँ से निकलती है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह से ड्रग सनेशन में चक्रवर्ती परिवार का नाम सामने आया है और जो सबसे अहम चेट थी जिसमें कि रिया शौविक से वो शख्स के बारे में बात करी कि वो शख्स के लिए बट चाहिए, तो आखिर वो शख्स कौन है, ये कई सवाल अपने आप में करता है कि वो आखिर वो शख्स कौन है। तो इसीलिए सुशांत सिंह मामले में जो पूरा सच है वो जानना चाहती है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो वासिद और जैद हैं उन्होंने सुशांत के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो एजेंसी को दी थी। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सर्च ऑपरेशन करना पड़ा। जाहिर तौर पर इस घर से कुछ जरूर ऐसा मिलेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, ऐसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उम्मीद है ताकि इस केस की जो दशा और दिशा है वो आगे सही तरीके से बढ़ाया जा सके। बिल्कुल आनंद, हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से। सुशांत मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के एनसीबी की टीम रिया के घर पर पहुंची है और सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। लगभग 1 घंटा हो चुका है जब एनसीबी की टीम रिया के घर के अंदर मौजूद है। आनंद, हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो व्हाट्सएप चैट है वो एक अहम सबूत है। इसके अलावा जो रिया का परिवार है उसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं, उनकी बात करें, वो व्हाट्सएप चैट में उनके लिए भी ड्रग्स की बात सामने आ रही थी। इसको लेकर के एनसीबी की टीम का क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल इस बात को रूल आउट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जरूर करेगी, लेकिन जो ईडी की जांच थी जिसने सबसे पहले इस ड्रग्स कनेक्शन का नेक्सस तोड़ा है और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अप्रोच करी उनके डायरेक्टर को कि आप इस केस की जांच को आगे बढ़ाएं कि कैसे सुशांत सिंह मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन है उसकी तफ्तीश करें। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस की करीबन 6 से 7 धाराओं में एक केस रजिस्टर करा और उसके बाद लगातार उन्होंने मुंबई में आके एक जो मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उसके साथ एक जॉइंट एक ऑपरेशन की प्लानिंग बनाई और उसके बाद जैद, वासिद, इब्राहिम, इन 3 बड़े किरदारों को दबोचा, जिसके बाद सीधे तौर पर शौविक और सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया। रिया चक्रवर्ती का नाम भी अब ड्रग डीलिंग में सीधे तौर पर सामने आ रहा है, जो व्हाट्सएप चैट मिली है। तो जाहिर तौर पर चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ेंगी, क्योंकि 3 एजेंसी का जो शिकंजा है वो उन पे लगातार कसता जा रहा है। तीनों ही देश की बड़ी एजेंसी है। सीबीआई लगातार सुशांत सिंह मौत का सच जानना चाहती है, ईडी मनी ट्रेल की जांच कर रही है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरा ड्रग्स जो नेक्सस है सुशांत सिंह मौत के मामले में उसको खंगालने में जुटी हुई है।
बिल्कुल आनंद, एक अहम बात और ये है कि जब रिया चक्रवर्ती ने न्यूज़ 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, उसमें रिया ने इस बात को नकारा था। उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली, चाहे तो उनका ब्लड सैंपल ले लीजिए। लेकिन अब जो ये कार्रवाई हुई है, जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, रिया का हर झूठ बेनकाब हो गया है। ये देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स ड्रग्स नहीं ले रहा है तो वो आरोपी नहीं है। अगर आप किसी से ड्रग्स मंगा रहे हैं या वो ड्रग्स को आगे कहीं परचेज कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती चाहे कितने भी दावे करें कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन चैट में वो किसके लिए बट की डिमांड कर रही हैं, वो किसके लिए बोल रही हैं कि 10 सिगरेट की जरूरत पड़ती है, आखिर वो शख्स कौन है? आप खुद समझिए कि ये सवाल अपने आप में कई बड़े मायने रखता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती अपने भाई से किसके लिए बट बुला रही हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मुंबई में जो बट ड्रग्स है उसका काफी बोलबाला है। जब से लॉकडाउन हुआ है, कोकीन और हेरोइन की जो खपत है वो कम हुई है, और उसके बाद जो बट है वो अलग अलग फ्लेवर में मुंबई में जो सेलिब्रिटीज है, बॉलीवुड के लोग हैं, बिल्कुल आनंद, बने रहिए अहम जानकारी देते हुए कि अगर रिया ड्रग्स नहीं भी लेती थी, उनकी इस बात को मान भी लिया जाए, लेकिन अगर आप ड्रग्स के लेन देन में शामिल हैं तो भी आप आरोपी हैं, अपराधी हैं, और उस पर आप पर शिकंजा कस सकता है। दरअसल ड्रग्स सप्लाई के मामले में जैद और बासित की गिरफ्तारी के बाद इनके रिश्ते रिया के भाई शोविक से जुड़े होने के सबूत भी मिल रहे हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया के ड्रग्स कनेक्शन में अब्दुल बासित परिहार सबसे बड़ा चेहरा है, जो शोविक तक ड्रग्स की सप्लाई करता था। इस मामले की परत तक पहुंचने के लिए न्यूज़ 18 सबसे पहले बासित के घर ब्लू फ्लेम अपार्टमेंट तक पहुंचा, जो कि बांद्रा वेस्ट में है। न्यूज़ 18 ने बासित के पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। जानकारी के मुताबिक बासित और शोविक की मुलाकात फुटबॉल क्लब में प्रैक्टिस के समय हुई थी, और यहीं से हुई दोस्ती आगे ड्रग्स सप्लाई का जरिया बनी। इस मामले में 5 और लोग भी हैं जिनकी एनसीबी को तलाश है। आनंद, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जिस बात का जिक्र किया, और न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी भी है, हमने इंटरव्यू लिया था बासित के पिता का, और ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से शोविक और बासित की मुलाकात होती है, उसके बाद इनके बीच में ड्रग्स का लेन देन होता है, यानी कि ये दोस्ती काफी पुरानी थी। जी देखिए, बिल्कुल इसकी कहानी के अगर पीछे जाएं तो जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे ड्रग्स नेक्सस के अगर की जड़ तक जाएं तो वहां पर एक शख्स है जिसके नाम का पता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चला है। ये शख्स जो है ये न केवल एक अपराधी है बल्कि ड्रग्स की दुनिया का एक मुंबई में बड़ा नाम है, और इसी से सबसे पहले जो है वो वासिद मिला था। वासिद ने ही फिर जैद और इब्राहिम के जरिए बॉलीवुड में अपनी घुसपैठ करना शुरू करी। और इस मामले का एक और अहम किरदार है जिसको जमानत मिल गई, उसका नाम अब्बास बताया जा रहा है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सूत्र बता रहे हैं कि अब्बास ने ही वासिद से मुलाकात करी थी, और वासिद से जो एक मैं आपको जिस शख्स का नाम बता रहा हूँ, उस शख्स ने ही इन तमाम लड़कों को, जो कॉलेज गोइंग लड़के थे, जो छात्र थे, इन्हें ड्रग्स के धंधे में उतारा और इन्हें मुनाफा कमाने का लालच देके धीरे धीरे इनको ड्रग्स की जो छोटी छोटी खेप है वो पहुंचाना शुरू करी। जिसके बाद फुटबॉल क्लब में जब शोविक ने आना शुरू करा, शोविक को ड्रग्स की डिमांड होती थी और उसने वहां पर वासिद से दोस्ती करी। वासिद ने देखा कि एक फिल्म एक्टर का जो भाई है वो हमारा दोस्त है, उसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड में घुसपैठ करना चाहिए, और उसको लेके 1-2 बड़ी पार्टीज का भी नाम आ रहा है, जिसमें कि जो शोविक है वो वासिद को लेके गया था। और इसके मायने सीधे तौर पर ये होते हैं कि क्या शोविक जो है वो ड्रग्स की चेन का एक बड़ा हिस्सा था, क्या वो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता था, क्योंकि लगातार जो जैद है उसने अपनी पूछताछ में कबूल किया है कि मैं कई कंसाइनमेंट जो हैं वो शोविक को दे चुका हूं। इसीलिए आज बिल्कुल आनंद, कई ऐसे सवाल हैं, अहम सवाल आप उठा रहे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं कि एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है। आनंद, हमारे सहयोगी रिया के घर के बाहर मौजूद हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि जो छापेमारी चल रही है रिया के घर पर, क्या अपडेट मिल रहा है, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं? जी देखिए, जैसे ही मैं आपको अपडेट दे दूं, जैसे ही यहाँ पर पहले एक टीम पहुंच चुकी थी महिला अफसर की, उन्होंने घर में जाके सबसे पहले ये जो एक सर्च ऑपरेशन का जो एक कागज होता है वो परिवार को दिखाया। मुंबई पुलिस वहाँ पे थी। उसके बाद ये बोला गया कि एनडीपीएस का जो लॉ है उसके मुताबिक हम तफ्तीश करने आपके घर आए हैं, और जो लोकल पुलिस को सूचना देना होता है अगर कोई सर्च ऑपरेशन या रेड हो रही है तो उसको भी फॉलो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसने किया है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है,
जिसको सूचना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तमाम अधिकारियों ने दी थी, ताकि मुंबई पुलिस की मौजूदगी में यह सर्च ऑपरेशन हो। परिवार यह आरोप ना लगा पाए कि कोई एजेंसी जबरन उनके घर में घुसी है। इसीलिए लॉ के मुताबिक पुलिस को यहाँ पर सूचना दी गई और पुलिस की मौजूदगी में भी यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। कुछ अधिकारी यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में। ये अधिकारी भी अभी जो है वो रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर गए थे और उसके बाद वहाँ से जो केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जब वो आए तो वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। अंदर पूछा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि घर से क्या कुछ बरामदगी होती है। अगर बरामदगी होती है तो इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें काफी मदद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल सकती है। यही वजह है कि बिल्कुल सबूत जुटाने के लिए एनसीबी की टीम घर के अंदर मौजूद है। आनंद बने रहिए हमारे साथ, हम वापस लौटेंगे आपके पास। दरअसल रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के बीच हुई एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट पर अगर विश्वास किया जाए तो यह साफ होता है कि रिया अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। इसी चैट में एक जगह रिया लिखती हैं कि वो रोज 4 सिगरेट लेता है, लेकिन चैट में ये साफ नहीं है कि रिया किसकी बात कर रही हैं, यानी वो ये ड्रग्स किसके लिए मंगवाती थी। न्यूज 18 को जो 15 मार्च 2020 की चैट मिली है उसमें रिया लिखती हैं कि हाँ बताओ। रिया इसके बाद शोविक को एक और मैसेज भेजती हैं कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके बाद शोविक रिया से पूछता है कि क्या उसे बड भी चाहिए। जवाब में रिया लिखती हैं कि हाँ बड भी चाहिए। शोविक फिर रिया को मैसेज में लिखता है कि ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। साथ ही शोविक लिखता है कि मतलब 20 डूब। आपको बता दें कि बड एक तरह की ड्रग्स होती है और डूब का मतलब वो सिगरेट है जिसमें बड को भरा जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया में गुस्साई भीड़ के एक पुलिस थाने पर हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया। भीड़ के इस हमले में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। आरोप है कि मामूली बात पर पुलिस ने इलाके के एक लड़के के साथ थाने में बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद इस घटना ने लोगों को गुस्से से भर दिया और यह गुस्सा इलाके में भूचाल ले आया। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने अंधाधुंध पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ के तांडव ने लोगों को दहशत के माहौल में डाल दिया। महिलाएं आगे बढ़कर पुलिस पर पत्थर बरसाती हुई दिखी। इस हिंसक प्रदर्शन ने सबको डरा दिया। हंगामे के दौरान हर कोई मारो मारो चिल्लाते हुए सुनाई दिया। पुलिस थाना हर तरफ से भीड़ से घिरा दिखा। दावा है कि पुलिस के लाठीचार्ज से हालात और बिगड़ गए और लोग हॉकी और डंडे लेकर थाने की तरफ भागने लगे। पुलिस पर पत्थर बरसाने का एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें पथराव के दौरान पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखे। सामने आए एक वीडियो में एक पुलिस अधिकारी भी गुस्साई भीड़ से घिरा दिखा। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी का हेलमेट नीचे गिरने से वो बचने के लिए सड़क पर घुटनों पर बैठ गया। भीड़ ने पुलिस थाने पर जमकर तोड़फोड़ की। इलाके के एसएसपी भी इस हमले में घायल हो गए। उन्हें गाड़ी में बैठकर वहां से जाते हुए देखा गया। इसके अलावा थाने के बाहर मोटरसाइकिलें और बैरिकेड भी गिरे दिखे। जिस लड़के से मारपीट की घटना पर यह हंगामा खड़ा हुआ वो जख्मी हालत में एक ठेले पर लेटा दिखा। लोगों ने उसकी सुरक्षा की भी मांग की। परिवार को रक्षा सुरक्षा देने की गारंटी कीजिए कि किसी प्रकार का उस पर कोई दबाव न पहुंचे। लोगों के गुस्से को देखते हुए मारपीट मामले में एसपी और चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने खुद पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके घर के सामने ही बदमाशों ने कई बम भी फेंके, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि रिहायशी इलाके में अचानक बम का एक तेज धमाका हुआ। इससे पहले कि लोग संभल पाते, एक और धमाका मंदिर के ऊपर किया गया। इन धमाकों से वहां अफरा तफरी मच गई। बीजेपी सांसद ने बताया कि 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद में हुई घटना के विरोध में उन्होंने ट्वीट किया था, जिससे खफा होकर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तो पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद ने हमले का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई थी उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था और अब उनके घर के बाहर ये घटना हुई है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने उनके घर के बाहर हमले का आरोप लगाया है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। मेरे एकदम सामने में बम पड़ा, उसके बाद मंदिर के ऊपर बम पड़ा। जो भागते यहाँ से फोर्स ने उनको ये किया तो भागना शुरू किया। जापान के दक्षिणी हिस्सों में तबाही मचाने के बाद मैसेक नाम के तूफान ने दक्षिण कोरिया के दक्षिणी और पूर्वी तटों से लगे प्रांतों को हिलाकर रख दिया।
जापान के ओकिनावा से होते हुए यह तूफान दक्षिण कोरिया के छेजू प्रांत और फिर बुसान पहुंचा, जहां तूफान के खौफनाक मंजर ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही हो। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने दक्षिण कोरिया के बुसान को डरा दिया। तेज रफ्तार हवाओं ने शहर के कई ट्रैफिक सिग्नल को उखाड़ फेंका। लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे चकनाचूर हो गए। तूफान के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे 2 पत्रकारों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार हवाएं उन्हें पीछे धकेलती हुई नजर आईं। तूफान कितना ताकतवर था, ये वहां से सामने आए एक झूले की तस्वीरों में साफ दिखा, जो तेज रफ्तार हवाओं के दबाव से अपने आप घूमते हुए नजर आया। कुदरत के इस कहर की वजह से दक्षिण कोरिया में 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गायब रही। छूजू प्रांत में भी तूफान से भारी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, जापान और दक्षिण कोरिया में कहर बरपाने के बाद यह तूफान उत्तर कोरिया की तरफ मुड़ गया। और तूफान की आहट से पहले मौसम में हुए बदलाव ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में तो भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखा। समंदर में काफी ऊंची तक उठती लहरों ने लोगों को दहशत से भर दिया। कई इलाकों में तो कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। समंदर के पास वाले इलाकों को वहां खाली भी करा लिया गया। ऐसा अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में मेसक नाम का तूफान दक्षिण कोरिया के सोक्चो से आगे बढ़ते हुए उत्तर कोरिया पहुंच सकता है। लद्दाख में 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार मुंह की खाने के बाद अब चीन को बातचीत की सूझ रही है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चल रही तनातनी के बीच चीन ने दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात का अनुरोध किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में है। चीन भी इस संगठन का मेंबर है और उसके रक्षा मंत्री भी इस समय मॉस्को में है। जानकारी के मुताबिक अभी तक भारत ने मुलाकात को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि दोनों नेता मुलाकात कर सकते हैं। ये तीसरी बार है जब चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख में चल रही तनातनी पर बातचीत का अनुरोध किया गया है। चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने सीधा बीजिंग तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह खतरनाक मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है, जिसे कैलिफोर्निया के खुफिया फौजी अड्डे से दागा गया। यह मिसाइल जमीन के अंदर बने ठिकाने में रखी थी। इशारा मिलते ही मिसाइल जोरदार धमाके के साथ जमीन से बाहर निकली और फिर आसमान की तरफ उड़ने लगी। थोड़ी ही देर में मिसाइल ने रफ्तार पकड़ ली और वो आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। अमेरिका ने इस परीक्षण के पूरी तरह कामयाब होने का दावा किया, लेकिन अमेरिका के इस परीक्षण ने चीन को बुरी तरह परेशान कर दिया, क्योंकि आवाज की रफ्तार से भी 23 गुना तेज चलने वाली यह मिसाइल करीब 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी बीजिंग समेत चीन के कई बड़े शहर इस मिसाइल की रेंज में है। यही नहीं, यह मिसाइल एक बार में कई अलग अलग निशाने साध सकती है। ऐसे में दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। पंजाब सरकार ने लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपने कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि कई जगहों पर लोग कोरोना टेस्ट करवाने से बच रहे हैं। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ क्योंकि कोई टेस्ट नहीं करा रहा है। फ्रांस के फुटबॉल क्लब PSG के खिलाड़ी नेमार कोरोना की चपेट में आ गए। उनके अलावा क्लब के 2 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नेमार दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर हैं। वो पिछले महीने चैंपियंस लीग के फाइनल में हार के बाद कुछ खिलाड़ियों के साथ स्पेन घूमने गए थे। वहां से लौटने के बाद उनका टेस्ट हुआ, जिसमें इन तीनों के कोरोना पॉजिटिव मिलने की बात सामने आई। अब फ्रेंच लीग में नेमार के हिस्सा लेने की उम्मीद नहीं है। ये टूर्नामेंट 10 सितंबर से शुरू होना है। दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का भी निधन हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और पिछले काफी समय से मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में दिलीप कुमार के दूसरे छोटे भाई असलम खान का भी कोरोना से निधन हो गया था। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी खर्च में कटौती का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार इस महीने से मुख्यमंत्री समेत सरकारी कर्मचारियों का 1 दिन से 7 दिन का वेतन काटेगी। साथ ही सरकारी कामकाज के लिए नए वाहनों को खरीदने पर भी रोक लगा दी गई, जबकि खर्च बचाने के लिए अब अधिकारियों को भी इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्रा की इजाजत होगी। इसके साथ ही प्रदेश में नए सरकारी दफ्तर और सरकारी भोज पर भी रोक का ऐलान किया गया।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी के तेज बहाव में फंसे लोगों को पुलिस के जवानों ने सुरक्षित बचा लिया। बताया गया कि गांव के 6 लोग नदी में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी लोग वहां फंस गए, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले एक मजबूत रस्सी को उस जगह पर पहुंचाया गया जहां लोग नदी में फंसे थे, जबकि किनारे पर मौजूद कुछ लोगों ने रस्सी के दूसरे सिरे को जोर से पकड़ लिया। इसके बाद नदी में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें 2 लोग रस्सी को पकड़कर नदी में चलते दिखे। दोनों कहीं बह न जाएं, इसके लिए पुलिस के 2 जवान भी उनके साथ चलते रहे। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नदी की तेज धार दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाएगी, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा होने नहीं दिया। बाद में किनारे पर खड़े लोगों ने उन्हें नदी से बाहर खींच लिया। इसी तरह पुलिस के जवानों ने बाकी बचे लोगों को भी नदी से सुरक्षित निकाल लिया। खबरें हैं कि बिहार में एनडीए की सहयोगी एलजेपी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक एलजेपी बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में है। पार्टी ने बताया कि अध्यक्ष चिराग पासवान का आदेश होते ही उसके नेता और कार्यकर्ता चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए उतर जाएंगे। इस बयान के सामने आते ही आरजेडी ने एनडीए पर हमला बोला और चुनाव से पहले इसके बिखर जाने का दावा किया। इससे पहले भी कई मौकों पर एलजेपी नीतीश सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। 243 विधानसभा सीट जो है, उन सारी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने संगठनात्मक स्थिति को मजबूत करके बैठी है। अमेरिका के एरिजोना में डेविड ब्लेन नाम के एक स्टंटमैन ने बेहद हैरान करने वाला स्टंट करके दिखाया। 47 साल के स्टंटमैन ने गुब्बारों की मदद से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी, जिसके लिए उन्होंने हीलियम गैस से भरे गुब्बारों का इस्तेमाल किया। गैस से भरे कई गुब्बारों को आपस में बांधने के बाद वो उनसे लटक गए। वहां मौजूद प्रशंसकों और परिवार वालों के विदाई देने के बाद डेविड ब्लेन ने उड़ान भरनी शुरू की। जल्द ही गुब्बारे उन्हें लेकर आसमान की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे ब्लेन गुब्बारों से लटके हुए ही आगे बढ़ते रहे। एरिजोना के रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी तरह हवा में लटकते हुए पार कर लिया। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ा। एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उन्होंने गुब्बारों को छोड़ दिया और फिर पैराशूट की मदद से जमीन पर उतर आए। दिल्ली के संसद मार्ग पर डीटीसी की एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर को तोड़ती हुई नीति आयोग के परिसर में जा घुसी। जानकारी के मुताबिक नीति आयोग के सामने यह हादसा रात करीब 11:15 बजे हुआ। डीटीसी की क्लस्टर बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस पर ड्राइवर का नियंत्रण नहीं रह पाया और बस डिवाइडर को पार करती हुई सामने नीति आयोग की बाउंड्री से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस लोहे की ग्रिल को तोड़कर भीतर घुस गई। राहत की बात यह थी कि बस में मौजूद किसी यात्री को चोट नहीं लगी। कोरोना संकट के बीच इटली में वेनिस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। दुनिया के सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल में इस बार अलग अलग देशों की करीब 150 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन की फिल्म कलाकार टिल्डा स्विंटन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन अवार्ड देकर की गई। कोरोना वायरस की वजह से इस बार उस हॉल का नजारा भी अलग दिखाई दिया, जहां दुनिया की बेहतरीन फिल्में दिखाने के साथ कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। हॉल में बैठे कलाकारों और दर्शकों के बीच दूरी का खास ख्याल रखा गया। इसके अलावा सभी के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। दुनिया के कई देशों से पहुंचे कलाकारों ने भी कोरोना के लिए बनाए गए नियमों का पूरी तरह ध्यान रखा। इस समारोह के लिए भारत की भी 2 फिल्में चुनी गई हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से सभी मंदिर खोलने की मांग की। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य के सभी मंदिरों को खोलने की मांग की। इसके लिए उन्होंने दलील दी कि जब मॉल और दूसरी कई चीजें खुल रही हैं तो फिर मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को पकड़ा, जिनमें बीटेक कर रहा छात्र और एक लड़की भी शामिल है। आरोप है कि इन लोगों ने पिछले दिनों कई लोगों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर ली थी और उससे फर्जीवाड़ा कर कई बार खरीदारी की। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में कुछ बदमाशों ने इंजीनियरिंग के एक छात्र पर हमला कर दिया और उसकी कार लूट ली। इस हमले में घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान की T20 लीग PSL के बाकी 4 मैच लाहौर में 14 से 17 नवंबर के बीच खेले जाएंगे। ये मैच मार्च में होने थे, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से इन्हें टाल दिया गया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन बचे हुए मैचों को फिर कराने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस के पूर्व प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। सैंडर्स ने अपनी किताब में लिखा कि सिंगापुर समिट के समय किम जोंग उन ने उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और उनको आंख भी मारी थी।
सारा के मुताबिक वो 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सिंगापुर पहुंची थी, जहां किम के साथ मीटिंग के समय उन्होंने उनको अपनी तरफ घूरते देखा। सारा ने लिखा कि जैसे ही उन्होंने किम की तरफ देखा, किम ने उन्हें आंख मार दी थी। यही नहीं, सारा का दावा है कि जब इस बारे में राष्ट्रपति ट्रंप को उन्होंने बताया तो वो पूरे रास्ते उनका मजाक उड़ाते रहे। केंद्र की तरफ से मंडी एक्ट में किए गए बदलाव के विरोध में पंजाब और हरियाणा के बाद भोपाल में भी जमकर हंगामा हुआ। केंद्र ने मंडी एक्ट में बदलाव करते हुए किसानों को मंडियों के बाहर भी फसल बेचने का अधिकार दिया है और निजी मंडियों के प्रावधान को भी इसमें मंजूरी दी गई है, जिस पर मंडी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। बेमियादी हड़ताल का ऐलान करते हुए प्रदर्शनकारी भोपाल में विंध्याचल भवन यानी मंत्रालय बिल्डिंग के सामने धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने भी उन पर लाठीचार्ज कर दिया। आप देख सकते हैं कि मंत्रालय के सामने जो बैरिकेड लगाकर यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, उन्हें पहले चेतावनी दी गई, उसके बाद यहाँ पर उन्हें खदेड़ा गया है। सामने आई एक तस्वीर में पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को हटाने के लिए उसके साथ मारपीट करते हुए भी नजर आए। पुलिस की कार्रवाई से नाराज मंडी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को भी खूब कोसा। कर्मचारियों की मांगे यही है कि जो केंद्र सरकार द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया गया, उस मॉडल एक्ट को शिथिल किया जाए या उसमें पूरी तरह से बदलाव किया जाए। मंडी कर्मचारियों की दलील है कि अगर किसान बाहर से फसल खरीदने लगे तो उनके पास कोई काम नहीं रह जाएगा और ऐसे में वो अपनी नौकरी भी खो देंगे। मध्य प्रदेश में इस पर हंगामा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने इस पर जल्द विधेयक लाने की बात कही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला ने विमान का इमरजेंसी दरवाजा खोलकर उसके डैने पर टहलना शुरू कर दिया। इस बीच वो महिला पहले तो विमान के डैने पर बैठी नजर आई, कुछ देर बाद उस पर टहलने लगी। महिला को वहां मौजूद देख एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ भी हैरान रह गया। कुछ देर बाद महिला उसी इमरजेंसी दरवाजे से दोबारा अंदर चली गई। पूछताछ के समय महिला ने बताया कि उसे विमान के अंदर गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से वो बाहर खुली हवा में टहलने चली गई। ये महिला तुर्की से यूक्रेन आई थी, लेकिन कीव हवाई अड्डे पर विमान के रुकने के बाद वो बाहर निकलकर उसके डैने पर टहलने लगी। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध की जीत के 75 साल पूरे होने पर हवाई में एक कार्यक्रम कर जश्न मनाया। 1939 से 1945 तक हुए दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर यानी अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर सरेंडर किया था, जिसके बाद यह युद्ध खत्म हो गया। इसलिए उसी जगह अमेरिका ने जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम किया। इस दौरान अमेरिकी नौसेना के ऐतिहासिक युद्धपोत मिजोरी पर शहीद हुए सैनिकों को याद किया गया। इसके अलावा उन जंगी जहाजों को भी उड़ाया गया जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन सेनाओं पर हमले किए थे। उस युद्ध में शामिल सेना के कई बड़े अधिकारी और सैनिक भी इस कार्यक्रम में दिखाई दिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से उन्हें भी सम्मान दिया गया। बताया गया कि इस मौके पर शानदार कार्यक्रम करने की तैयारी पिछले साल से ही की जा रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े। दिल्ली में कृषि की जमीन पर बने घरों को हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में मौके पर मौजूद पटवारी का सिर फट गया। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने मौके पर मौजूद एसडीएम की गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। घटना दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की है। आरोप है कि यहाँ पर लोगों ने कृषि की जमीन पर घर बना लिए हैं। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम जिस समय मकानों को तोड़ रही थी, उसी बीच लोगों से बहस शुरू हुई। देखते ही देखते बहस झड़प में तब्दील हो गई। लोगों ने प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी मेट्रो चलाने की तैयारी तेज कर दी। कोरोना संकट की वजह से लंबे वक्त से बंद पड़ी मेट्रो में लोगों का सफर पहले से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि लॉकडाउन से पहले जो ट्रेनें खचाखच भरी रहती थीं, उनमें तय सीमा में ही लोगों को बैठने की इजाजत दी जाएगी। यानी मेट्रो के अंदर एक दूसरे के करीब खड़े होना तो भूल जाइए, बैठने के लिए भी अपने बगल वाली सीट खाली छोड़नी होगी। जो सीट्स हैं उसमें एक सीट छोड़कर एक जगह ही बैठा जा सकता है, यानी कि जिन सीट्स पर नहीं बैठना है उन पर स्टिकर लगा हुआ है। 7 तारीख से दिल्ली मेट्रो दोबारा पटरियों पर दौड़ेगी और उससे पहले डीएमआरसी ने सभी ट्रेनों को सैनिटाइज करने और सभी स्टेशनों पर सुरक्षा जांच सख्त करने का काम शुरू कर दिया। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए सभी तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आप सबसे पहले इस तरीके से अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। आपने सैनिटाइजेशन किया और उसके बाद यहाँ आप जब हाथ लगाएंगे तो यहाँ तापमान
आने लगेगा। इसके अलावा लिफ्ट का दरवाजा खोलने के लिए हाथों से कोई बटन नहीं दबाना होगा, बल्कि पैरों से एक पेडल को दबाकर लिफ्ट को बुलाया जा सकता है। यात्रियों की सुविधा के साथ दिल्ली मेट्रो ने सभी स्टेशनों पर तैनात रहने वाले सुरक्षा कर्मियों का भी ध्यान रखा है और उनका यात्रियों से सीधा संपर्क न हो सके, इसलिए लोगों की जांच में काम आने वाले उनके उपकरणों में कुछ बदलाव किए गए हैं। 7 तारीख से दिल्ली में मेट्रो का सफर शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले की तरह टोकन से यात्रा नहीं की जा सकेगी, बल्कि वही लोग मेट्रो में सफर कर पाएंगे जिनके पास स्मार्ट कार्ड होगा। स्टेशन में दाखिल होते वक्त यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उनके शरीर का तापमान सामान्य होने पर ही अंदर जाने की मंजूरी दी जाएगी। मेट्रो में बैठने से पहले यात्रियों का सामान भी सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके लिए हर स्टेशन पर एक अलग काउंटर होगा। इसके अलावा सभी ट्रेनों और स्टेशनों को सैनिटाइज करने का काम भी चलता रहेगा। धर्मेंद्र ने लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दी। धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक कविता शेयर की, साथ ही उन्होंने लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दी। रूह ने रोका, मन ने मना लिया, उठा पैरों से, कमबख्त को सीने से लगा लिया। अपना ख्याल रखना, कोरोना से बचना और इनसे तो बहुत बचना। कर्नाटक में जेडीएस नेता और पूर्व एमएलए अप्पाजी गौड़ा का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए। उन्होंने अपने दूसरे मुकाबले में ब्रिटेन के काइल एडमंड को 6-7, 6-3, 6-4 और 6-2 से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा, जो 2 दिन चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकों की कोरोना जांच होगी और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत होगी। इस समय की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। एनसीबी की टीम ड्रग्स कनेक्शन के सिलसिले में रिया के घर पहुंची है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर बासित के रिश्तों की जानकारी सामने आने के बाद ये कार्रवाई हो रही है। माना यह जा रहा है कि एनसीबी की टीम सबूतों की तलाश में रिया के घर पर पहुंची है। रिया और शोविक के बीच भी ड्रग्स की एक चैट सामने आई थी। इसके अलावा सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी ने छापेमारी की है। एनसीबी को मिरांडा के खिलाफ भी ड्रग्स सप्लायरों से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। रिया के घर पर पहुंची है एनसीबी की टीम। लगभग 6:30 बजे एनसीबी की टीम पहुंची थी और एनसीबी की टीम में महिला अधिकारी भी है। के पॉल की अगुवाई में एनसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है और कहा जा सकता है कि रिया के परिवार पर शिकंजा कस चुका है, क्योंकि सुशांत मर्डर मिस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया। रिया पर गंभीर आरोप लगे कि वो सुशांत को ड्रग्स देती थी और अब रिया के भाई शोविक के ड्रग्स डीलर्स के साथ रिश्ते हैं। तो इस पूरे मामले में कई किरदार है जिनकी जवाबदेही तय होगी। एनसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। आप लोगों को प्लान मिला था सर क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर सैमुअल के घर पर भी चल रहा है सर। Riya's house and family. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन क्या कुछ इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? केपीएस मल्होत्रा को आप सुन रहे थे, जो एनसीबी की टीम को लीड कर रहे हैं। उनका कहना है कि सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी चल रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। रिया के घर पर एनसीबी की टीम मौजूद है और अंदर पूछताछ हो रही है रिया के परिवार से। और जब टीम बाहर निकलेगी तो ये देखा जाएगा कि क्या रिया के परिवार ने एनसीबी को सहयोग दिया। मिरांडा के घर पर भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है वो एनसीबी के लिए अहम सबूत है। और इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप सुशांत मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया सुबह से ही आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आनंद, इस वक्त अपडेट क्या है? एनसीबी की टीम के क्या कोई अधिकारी बाहर आए हैं? अंदर खाने से क्या खबरें मिल रही हैं? जी देखिए, मैं बड़ी जानकारी आपको दे दूं जो अंदर से अभी आई है कि चक्रवर्ती परिवार जांच में सहयोग कर रहा है। ये एक हाउस सर्च है, इसलिए इसमें किसी से पूछताछ नहीं हो रही है। लेकिन घर में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें परिवार रजामंदी दे रहा है, एनसीबी को कोऑपरेट कर रहा है। ये एक बड़ी खबर है जो अंदर से अभी आई है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम अंदर है, जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा जो हैं, जो ऑपरेशन के पूरे इंडिया के हेड हैं और इस पूरे केस के आईओ हैं, वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। उनके कुछ अफसर जो हैं वो बाहर मौजूद हैं और अंदर से सबसे बड़ी खबर यह है कि चक्रवर्ती परिवार
इस हाउस सर्च में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कोऑपरेट कर रहा है, जांच में सहयोग कर रहा है। घर के हर कोने कोने की बारीकी से तलाशी ली जा रही है, चाहे वो फर्नीचर हो या घर के कागजात हो, डायरीज हो, तमाम दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो, गजेट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक, इन तमाम चीज़ों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। घर के जो बेडरूम है या जो ड्राइंग रूम है, तमाम दूसरे जो कमरे हैं उनकी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो अलमारी है या जो दूसरे तमाम चीज़ें हैं उनकी सर्च ऑपरेशन यहाँ पे की जा रही है। लेकिन जांच में सहयोग कर रहा है चक्रवर्ती परिवार। ये एक बड़ी खबर है कि जब यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची थी तो मुंबई पुलिस को लेके पहुंची थी, एनडीपीएस का जो लॉ होता है उसके मुताबिक यहाँ पे पहुंची थी, लोकल पुलिस को जांच सूचना देकर यहाँ पर पहुंची थी। और उसके बाद यहाँ पर लगातार जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मैं आपको देखिए कुछ एक तस्वीर और दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो 2 अफसर खड़े हुए हैं जिसमें कैप लगाए हुए हैं, ये दिल्ली से टीम आई है और ये केपीएस मल्होत्रा की टीम के साथ शामिल है। लगातार बारीकी से जो जांच हो रही है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, केस डायरी बना देकर। आप सकते सफेद शर्ट में जो शख्स यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, ये केपीएस मल्होत्रा की टीम के अधिकारी हैं जो लगातार उनके साथ पल पल दिल्ली में से आए हुए हैं और मुंबई में जहाँ जहाँ भी सर्च ऑपरेशन हुआ वहाँ पे मौजूद है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी जो हैं वो न केवल घर के अंदर मौजूद है बल्कि इस पूरे प्रीमाइसेस में मौजूद है। लगातार जो गाड़ी है उनका भी सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। ये भी एक अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो चक्रवर्ती परिवार के जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, उनका सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। और चक्रवर्ती परिवार जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में सहयोग कर रहा है। और एक बार हम फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये एक गाड़ी है, जैसा हमने आपको पहले दिखाया, ये गाड़ी लगातार एनसीबी के हेडक्वार्टर में रहती थी, ये यहाँ पर पहुंची। उसके अलावा मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुंची और ये गाड़ी यहाँ पर मुंबई पुलिस की पहुंची। ये जो अधिकारी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर है। और देखिए एक अधिकारी और मुंबई पुलिस के, देखिए अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए ये वाला घर है, ये तस्वीर देखिए आप, ये यहाँ से भी देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैग का हिस्सा है, ये चक्रवर्ती परिवार के अपार्टमेंट का पीछे का हिस्सा। देखिए गाड़ियों की भी तलाशी ली जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है, जो गाड़ियां उनकी तलाशी ली जाएगी, यानी कि पूरी प्लानिंग से यहाँ पर जो एनसीबी की टीम है यहाँ पर आई हुई है और अपना सर्च ऑपरेशन कर रही है। ये पूरा अपार्टमेंट है, देखिए ये पूरा अपार्टमेंट है जिसमें चक्रवर्ती परिवार रहता है। तो आनंद हमारे सहयोगी अहम जानकारी दे रहे हैं। आनंद, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एनसीबी की टीम को ऐसे कौन कौन से लीड्स मिले हैं व्हाट्सएप चैट के अलावा, जिसके बिना पर ये पूरा शिकंजा चक्रवर्ती परिवार पर कसा है? जी देखिए सीडीआर है, इसमें एक अहम क्लू जो है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट है जो एक अहम क्लू है। जो जैद और वासिद का जो चैट है वो है। इसके अलावा जो जैद है उसने कबूल किया है कि वो सैमुअल मिरांडा से उसने 3 बार फ़ोन पे बात की थी और ये बात जो है ये शोभिक के कहने पे की गई थी। इसकी बाकायदा कॉल डिटेल रिकॉर्ड है। एक जगह मुलाकात की है, उसकी सीडीआर में आया है कि सैमुअल मिरांडा वहाँ पर पहुँचा था। इसके अलावा जो इब्राहिम है वो भी ड्रग्स की खेप लेने एक जो मुंबई का बड़ा पार्क है वहाँ पर पहुँचा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगातार टीमें वो यहाँ पर लगातार मौजूद है। चलिए, तो आनंद आप हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल रिया और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती के बीच हुई एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट पर अगर विश्वास किया जाए तो ये साफ होता है कि रिया अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। इसी चैट में एक जगह रिया लिखती है कि वो रोज 4 सिगरेट लेता है, लेकिन चैट में ये साफ नहीं है कि रिया किसकी बात कर रही है, यानी वो ये ड्रग्स किसके लिए मंगवाती थी। न्यूज 18 को जो 15 मार्च 2020 की चैट मिली है उसमें रिया लिखती है, हाँ बताओ। रिया इसके बाद शोभिक को एक और मैसेज भेजती है कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके बाद शोभिक रिया से पूछता है कि क्या उसे बड भी चाहिए। जवाब में रिया लिखती है कि हाँ बड भी चाहिए। शोभिक फिर रिया को मैसेज में लिखता है कि ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। साथ ही शोभिक लिखता है कि मतलब 20 डूब। आपको यह बता दें कि बड एक तरह की ड्रग्स होती है और डूब का मतलब वो सिगरेट है जिसमें बड को भरा जाता है। आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जो ये व्हाट्सएप चैट है इसमें रिया ये तो लिख रही है कि वो 4 सिगरेट पीता है, लेकिन ये शख्स कौन है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जी देखिए, ये जो बिल्कुल लेटेस्ट चैट आई है 15 मार्च 2020 की, ये कई सवाल खड़े करती है। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं कि आखिर रिया अपने भाई शौविक से जो बट की बात कर रही हैं कि उसे बट चाहिए, वो शख्स कौन है, आखिर वो शख्स कौन है। जांच एजेंसियां जानती हैं कि वो शख्स कौन है, और ये अपने आप में ये चीज़ कई मायने रखती है कि आखिर रिया किसके लिए वो बट की डिमांड कर रही थी, शौविक से वो किसके लिए बट की डिमांड कर रही थी, क्योंकि शौविक लगातार ड्रग डीलिंग से जुड़े हुए थे। और जैसा कि वासिद, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्लू फ्लेम अपार्टमेंट में रहता है, जहाँ पे न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी बांद्रा वेस्ट में, उसने कबूल किया है कि उसका इस घर में आना जाना था। और आप देखिए, एक और कुछ हलचल यहाँ पे हुई है, हल्की से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, और क्योंकि लगातार यहाँ पे जो एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर, उनकी गाड़ी अंदर मौजूद है और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि वासिद जो है, उसने लगातार ये बात कबूल की थी कि वो इस चक्रवर्ती परिवार में आता था। फुटबॉल क्लब के दौरान उसकी शौविक से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद वो ड्रग डीलिंग में उसने शौविक को जो कंसाइनमेंट है वो देना शुरू करा था। शौविक उस कंसाइनमेंट को आगे तक पहुंचाता था, और उसके लिए उसने सैमुअल मिरांडा को चुना। सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया गया, और जैद से फिर सैमुअल मिरांडा ने बात करना शुरू करी। तो देखिए, यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और यहाँ पर अभी ये गेट खुला, उसके बाद पहले एक टीम अंदर गई, उसके बाद केपीएस मल्होत्रा आए, वो अपने ऑफिसरों के साथ यहाँ पर आए, उनकी टीम अंदर गई, और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। अंदर थाने से जो खबर आई कि चक्रवर्ती परिवार ने जांच में सहयोग किया है, क्योंकि एक हाउस सर्च चाहिए, इसलिए इसमें किसी से पूछताछ नहीं की जा रही है। केवल घर में जो सामान है, जो फर्नीचर है, जो दस्तावेज है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो घर के व्हीकल है, उन सब की तलाशी ली जा रही है कि अगर कुछ बरामदगी होती है तो एनडीपीएस में जो केस दर्ज हुआ है उसमें काफ़ी मायने आगे जो जांच है उसमें निकाले जा सकते हैं, और तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रिया के घर पर एनसीबी की टीम है, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम पहुंची है। यानी कि दोनों जगह पर एक साथ एनसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। जो व्हाट्सएप चैट सामने आया वो एक अहम सबूत था, और ड्रग्स सप्लाई के मामले में जैद और बासित की गिरफ्तारी के बाद इनके रिश्ते रिया के भाई शौविक से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया के ड्रग्स कनेक्शन में अब्दुल बासित परिहार सबसे बड़ा चेहरा है, जो शौविक तक ड्रग्स की सप्लाई करता था। इस मामले की परत तक पहुंचने के लिए न्यूज़ 18 सबसे पहले बासित के घर ब्लू फ्लेम अपार्टमेंट तक पहुंचा, जो कि बांद्रा वेस्ट में है। न्यूज़ 18 ने बासित के पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। जानकारी के मुताबिक बासित और शौविक की मुलाकात फुटबॉल क्लब में प्रैक्टिस के समय हुई थी, और यहीं से हुई दोस्ती आगे ड्रग्स सप्लाई का जरिया बनी। इस मामले में 5 और लोग भी हैं जिनकी एनसीबी को तलाश है। तो बासित से मुलाकात बांद्रा के फुटबॉल क्लब में हुई थी, और उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती ज्यादा गहरी होती है। बासित का रिया के घर पर आना जाना था, ये सबसे बड़ा सबूत है एनसीबी के पास। जो व्हाट्सएप चैट है, जो कॉल डिटेल्स सामने आई है, उसके बाद अब चक्रवर्ती परिवार पर एनसीबी का शिकंजा कसा हुआ है, और इसमें कई किरदार हैं। हम सैमुअल मिरांडा की बात कर रहे हैं, हम बासित की बात कर रहे हैं, जैद की बात कर ले, इब्राहिम की बात कर ले, करण की बात कर ले, लेकिन ये नेक्सस काफी बड़ा था, क्योंकि जो ड्रग्स डीलर्स हैं, सबसे अहम जैद और बासित, इन्होंने एनसीबी को ये बताया कि इसमें कई और चेहरे हैं जिन तक ये ड्रग्स सप्लाई करते थे। विदेशों से भी ड्रग्स की मांग की जाती थी। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, बहुत सारे किरदार हैं इसमें, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एनसीबी की टीम पहुंची है, आप बता रहे हैं ये हाउस सर्च है जिसमें चक्रवर्ती परिवार सहयोग कर रहा है, सबूत जुटाने की कोशिश है, लेकिन क्या आगे पूछताछ होगी? क्योंकि जो सबूत मिले हैं उसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। जी देखिए, एक और ताज़ा जानकारी आ रही है जो अंदर खाने से, कि अब तक जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कोई बरामदगी नहीं हुई है। यानी कि 1 घंटे का सर्च ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन कोई बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन जांच में सहयोग कर रहा है चक्रवर्ती परिवार। ये अंदर खाने से खबर आई है कि जब यहाँ पर केपीएस मल्होत्रा की टीम पहुँची तो उन्होंने बाकायदा बोला कि हम एक एनडीपीएस के लॉ के तहत यहाँ पर आए सर्च ऑपरेशन करने, क्योंकि हमने केस दर्ज करा है, और उसमें सीधे तौर पर शौविक का नाम सामने आया है, एक चैट सामने आई है, रिया का नाम सामने आया है। उसके बाद चक्रवर्ती परिवार में जांच में सहयोग करना शुरू करा, और वो यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब तक की खबर ये है कि अंदर से कोई बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन घर के तमाम जो साजो सामान है उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं सैमुअल मिरांडा का भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एनडीपीएस का लॉ में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर से ड्रग्स बरामद हो या आपके पास से ड्रग्स बरामद हो तभी आपका कन्विक्शन होगा या तभी आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आपके खिलाफ
कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आते हैं या सीडीआर अगर आपके पास मिलती है कि आप ड्रग्स के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, तो आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। यही वजह है कि चक्रवर्ती परिवार आज सवालों के घेरे में, क्योंकि न केवल शौविक चक्रवर्ती बल्कि रिया चक्रवर्ती की भी जो व्हाट्सएप चैट है वो एजेंसी के हाथ लगी है और लगातार उसको लेके आने वाले दिनों में जो संबंध अगर होगा शौविक चक्रवर्ती को, बढ़ने वाली है। आनंद, जरा ये भी बताइए कि एनसीबी का शिकंजा तो कस चुका है, क्या सीबीआई की टीम भी रिया के घर पर पहुंचने वाली है? इस बारे में कोई जानकारी मिली है? जी देखिए, अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो सर्च ऑपरेशन है, जो हाउस सर्च है, वो लगातार जारी है और मुंबई पुलिस को लेके ये हाउस सर्च की जा रही है, क्योंकि ये सांताकुच का इलाका है, तो जो लोकल थाने की पुलिस है उससे जानकारी देना पड़ता है जब कोई सर्च ऑपरेशन होता है किसी के घर में, किसी के दफ्तर में, प्रीमाइसेस में। यही वजह है कि देखिए यहाँ पर न केवल एनसीबी की गाड़ी मौजूद है बल्कि जो मुंबई पुलिस की गाड़ी मौजूद है, और देखिए एक और गाड़ी जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर बुलाई गई है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। जाहिर तौर पर हो सकता है ये गाड़ी यहाँ पे बुलाई गई हो क्योंकि लगातार रिया चक्रवर्ती घर में पुलिस की टीमों का आना जाना था सुरक्षा के कारणों से भी, और उसकी वजह से आनंद, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे थे। सबसे बड़ी खबर, सुशांत मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई एनसीबी की टीम रिया के घर पर मौजूद है। दरअसल ड्रग्स के सिलसिले में सैमुअल मिरांडा के घर भी सीबीआई ने छापेमारी, माफ कीजिएगा, एनसीबी ने छापेमारी की है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी ने सुबह 7 बजे रेड की है। इस समय हम सैमुअल मिरांडा के घर पे हैं। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की पूरी टीम, एनसीबी की टीम इस समय उनके घर पे लगातार रेड कर रही है। और सुबह 7 बजे जब एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर पहुंची तो पचक्के रह गए। करीब 10 मिनट तक उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके बाद में एनसीबी की टीम ने उनको फरमान दिखाया कि उनके पास सर्च ऑपरेशन का ऑर्डर है, जिसके बाद सुबह 7 बजे से लगातार ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई पुलिस की पूरी टीम है, एनसीबी की टीम है, जो लगातार घर में जाँच कर रही है और लगातार ये जांच जो है लंबी चल सकती है।